मेरे YouTube चैनल जय माँ सरस्वती क्लासेस में आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वंदे मातरम, जय हिंद, जय महिला, जय माँ सरस्वती। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट पिछले वर्ष का अनसॉल्व्ड पेपर सन 2022 का पहला सेट पढ़ते हैं। आप लोग सब लोग खोल लीजिए। सेट नंबर 1 2022 825 BX पेपर का पैटर्न है। ये खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन 1 1945, ऑप्शन 2 1920, ऑप्शन 3 1942, ऑप्शन 4 1947। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा 1945। 24 अक्टूबर सन 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मताधिकार की आयु क्या है? पहला नंबर दिया है 21 वर्ष, दूसरा नंबर दिया है 20 वर्ष, तीसरा नंबर दिया है 25 वर्ष, चौथा नंबर दिया है 18 वर्ष। तो भारत में मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार 18 वर्ष के व्यक्ति को हो जाती है। वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र को पूरी कर लेता है उसे हम वयस्क कहते हैं। वयस्क लोग ही मत देने का अधिकार उनको प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका कथन है? पहला नंबर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा नंबर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, चौथा नंबर है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब से हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1944, ऑप्शन नंबर 2 1939, ऑप्शन नंबर 3 1919, ऑप्शन नंबर 4 1942। तो हमारा प्रथम विश्व जो हुआ है 1914 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। देखिए, अभी हम पहले क्वेश्चन बहुविकल्पी में बताए थे कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वाशिंगटन DC, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 जिनेवा, ऑप्शन नंबर 3 न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर 4 ऑस्ट्रिया। तो अब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 न्यूयॉर्क सिटी में, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। फिर पूछा गया है छठवां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला नंबर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा नंबर ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त सन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा की गई। आइए अब आगे पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय में पहला प्रश्न पूछा गया है कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए। तो 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले हुआ जिनका जन्म, पहला नंबर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। दूसरे नंबर पर है लाल बहादुर शास्त्री। फिर अति लघु उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। तो फ्रांस से संबंधित 2 दार्शनिक, पहला नंबर है
मॉन्टेस्क्यू, दूसरा नंबर है वॉल्टेयर। इसका हो जाएगा उत्तर। फिर अति लघु उत्तरीय का तीसरा प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो संघीय शासन व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा नंबर है शक्तिशाली न्यायपालिका। फिर आता है लघु उत्तरीय प्रश्न को कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न जो आता है 3 नंबर का आता है। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो हमारा जब स्वतंत्र हुआ आजाद, इसमें लिखना है कि 3 नेताओं के नाम दिया है। तो पहला हो जाएगा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर पूछा 3 है, लेकिन हम लोग ज्यादा भी लिख सकते हैं। फिर अथवा में दिया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। हमको अथवा में केवल एक ही करना है, लेकिन हम यहाँ पर बता देते हैं। दिया है, अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई है 10 मई सन 1857 ईस्वी में मेरठ से। इसका मुख्य कारण था, जो कारतूस बनाए जाते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती, जिसका विरोध मंगल पांडे ने किया था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि असफलता के कारण, असफलता का कारण प्रमुख यह था कि हमारे जो प्रमुख थे वो अपने अपने स्थान से अलग अलग लड़ रहे थे। अगर एकत्रित होकर लड़ते तो हम पहले ही आजाद हो गए होते। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। देखिए, पहले भी 1947 का भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 वाला बता चुके हैं। इसमें लिख लीजिए महात्मा गांधी और 3 आंदोलन। पहला है सत्याग्रह। 3 सत्याग्रह भी चलाए गए, जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। एक लेकिन और इसमें आंदोलन के बारे में पूछा, जैसे खिलाफत आंदोलन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। भारत में यहाँ पर देखिए, फिर एक अथवा दिया है, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं। भारत में आज भी जाति प्रथा गांवों में, शहरों में सब जगह लागू है। छुआछूत का भेदभाव आज भी है, क्योंकि अपने जो बड़े लोग हैं कहेंगे हम इस कास्ट से हैं। आज बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे। हम पहली क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा विस्तार डाल चुके हैं, फिर भी आज हम बता देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा बंबई में की गई। इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन बता दे रहे हैं। सन 1896 ईस्वी में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत गाए गए, वंदे मातरम। 1911 ईस्वी में भी हुआ है कलकत्ता अधिवेशन। इसमें सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ है। लाहौर अधिवेशन में इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर हुआ 1929-31
ईस्वी में कराची अधिवेशन, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। अब आते हैं मानचित्र में। वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है अमृतसर। अमृतसर जो है हमारा पंजाब राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पंजाब राज्य में। तो हम पंजाब राज्य में इसको यहाँ पर टिक कर देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा मानचित्र में, वह स्थान जहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश हम पहले मैप में देखेंगे, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ से चालू होता है, ये आ गया है। यहाँ पर देखेंगे कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश में टिक कर देंगे यहाँ पास ये। फिर आता है वह स्थान जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अभी भी इसके पहले बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1929 ईस्वी में लाहौर में अधिवेशन हुआ। लाहौर जो है वर्तमान समय में पाकिस्तान में पड़ता है, पहले यह भारत का हिस्सा था। फिर पूछा है मानचित्र में, वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए प्रयागराज में, यहां भर देंगे। फिर पूछा है मानचित्र में, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह हुआ, महात्मा गांधी द्वारा 3 सत्याग्रह चलाए गए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। तो सूती मिल का जो हुआ है अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद हमारा पड़ता है गुजरात में, इसमें गुजरात में लगा देंगे। फिर आता है खंड खा। अदृष्ट बाधित लोगों के लिए केवल लिखना ही रहता है, बस उसमें मानचित्र में नहीं भरना रहता। खंड खा बहुविकल्पीय प्रश्न। करतन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? संभाव्य मतलब भविष्य में उसके प्रयोग करने की संभावना है। इसमें दिया है ऑप्शन कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। देखिए कोयला का तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम में धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा, वायु से प्राप्त ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। अब मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन के अनुसार पेट्रोलियम के लिए, तांबा के लिए, सौर ऊर्जा के लिए, कोयला के लिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? यहाँ पर ऑप्शन दिया चना, मूंगफली, ज्वार, मूंग। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ज्वार। ज्वार को हम लोग अपने भाषा में जोंधरी बोलते हैं। सामान्यतः किस देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता स्तर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 औसत साक्षरता दर, स्तर या दर वही होता है। ऑप्शन यहाँ पर अगला क्वेश्चन है खंड खा का, निम्नलिखित में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक विभाजित हैं? देखिए क्षेत्रक भी आप लोग को पढ़ाया गया है। क्षेत्रक 3 होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या।
यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उद्यमों के स्वामित्व। फिर आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न खंड खा का। पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं? कोई दो उदाहरण लिखिए। देखिए पुनः चक्रीय, पुनः मतलब उसको बार बार प्रयोग करना, परिवर्तन करके। जैसे संसाधन किसे कहते हैं? हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यहाँ पर पूछा है पुनः चक्रीय संसाधन, इसके दो उदाहरण लिखिए। तो दो उदाहरण, जैसे लोहा को एक बार पिघला करके दूसरे रूप में ढाला जाता है, और ज्यादा सबसे ज्यादा सोना भी इसी रूप में ढाला जाता है। तो हमारा दो उदाहरण हो जाएगा, एक लोहा को और एक सोना। और उदाहरण लिख सकते हैं, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र में रोजगार की दो विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पर रोजगार की दो विशेषताएं पूछ लिया, किस क्षेत्र में संगठित है रोजगार सबसे ज्यादा। देखिए अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा रोजगार हमारे भारत में सबसे ज्यादा कृषि पर आधारित हैं लोग। सबसे ज्यादा कृषि में लगे हुए लगभग 60% लोग। फिर अल्प रोजगार किसे कहते हैं? अल्प मतलब होता है छोटा। अल्प को रोजगार को हम अपने घर में भी कर सकते हैं, जैसे अगरबत्ती का रोजगार, पैकिंग का रोजगार आदि। फिर आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? संरक्षण मतलब रोकना, संरक्षण मतलब होता है रोकना। खनिज किसे कहते हैं? खनिजों को हम मिट्टी से खोद कर निकालते हैं। इनको रोकने की आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि भविष्य में इसका प्रयोग किया जा सके, क्योंकि धीरे धीरे खनिज में खत्म होते चले जा रहे हैं। जैसे कोयला, बॉक्साइट, लोहा, ये सब खनिज ही हैं। फिर अथवा में दिया है गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं बताइए। तो गेहूं की खेती कब से कब होती है? नवंबर और दिसंबर माह में गेहूं की खेती, गेहूं बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है, और यहाँ इसके लिए ठंडे की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। तो क्षेत्रक बताए हैं 3। तो द्वितीयक क्षेत्रक किसे कहते हैं? वह क्षेत्रक जिसमें कच्चे माल को दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है, उसको हम द्वितीयक क्षेत्र में रखते हैं। जैसे औद्योगिक में, जैसे कापी भी बनी है ना, ये भी एक द्वितीयक क्षेत्र में आएगी, क्योंकि ये कच्चे माल का पुनः प्रयोग किया गया है इसमें। फिर आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, भारत में मिट्टी के प्रकार पर निबंध लिखना 6 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। अब हमको लिखना है पहले मिट्टी कहते किसे हैं? चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण हुआ है। मिट्टी निम्न प्रकार की होती है: जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। हमको भी पूरा विस्तार लिखना है। जैसे काली मिट्टी कहते किसे हैं? काली मिट्टी को रेगुड़, करेल, हरेल आदि नामों से जानते हैं। काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़। तो पुरानी जलोढ़ जो है, जैसे जो पुरानी पड़ी हुई है जमीनें, मिट्टियाँ, जैसे जिसको हम बोलते हैं बंजर, खादर बंजर भी होती ना, तो जो और खादर जो होती है वो नई जलोढ़ है, जिसका प्रयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है। पुरानी जलोढ़ जो थी पहले पैदावार थी, लेकिन अगर उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो भी अब पैदावार योग्य बनाई जा सकती हैं।
फिर पूछा भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव निम्न है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी में, रसायन में, चमड़ा उद्योग में, कृषि में, विनिर्माण में आदि में, इन सब में वैश्विक प्रभाव से लाभ हुआ है। फिर आता है मानचित्र। कृष्णा नदी का चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अब कृष्णा नदी किन किन राज्यों में बहती है, जैसे ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ इस तरफ से आती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर आता है सरदार सरोवर बांध, चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल के 182 मीटर ऊंची मूर्ति भी बनाई गई है। सरदार सरोवर बांध केवड़िया गांव में स्थित है, जो नर्मदा नदी पर बनाया गया है गुजरात में। तो मानचित्र में हम अगर गुजरात में भी कहीं लगा देते हैं फिर भी हमारा सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तरी पूर्वी भारत में चाय उत्पादक क्षेत्र द्वारा क्षेत्रक चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अब हमको पता होना चाहिए कि चाय की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, असम में। ये दिया है, इसको हम बताया था ना कि मगरमच्छ मुंह आया हुआ है, यहाँ पर ये असम है। तो सबसे ज्यादा चाय की खेती असम में, तो असम में लगा देंगे मानचित्र में तो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक क्षेत्र चिन्ह द्वारा। अब हमको उत्तर प्रदेश पहले ढूंढना है। उत्तर प्रदेश हमारा इधर है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अयोध्या, पीलीभीत, ये सब इधर सबसे ज्यादा गन्ना की खेती की जाती है। फिर आता है विशाखापट्टनम बंदरगाह चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अब विशाखापट्टनम हमारा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ये है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह हमारा आंध्र प्रदेश में। ये इसी के साथ हमारा ये पहला सेट 2022 का खत्म होता है। धन्यवाद।